हेलो बच्चों, हम मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। अपने लास्ट वीडियो में हमने इससे संबंधित मरुस्थल से संबंधित पलाया और रन टाट पर हमने चर्चा की थी। आज हम जल पट्टी पर चर्चा करेंगे। जल पट्टी, आकलवुड फॉसिल पार्क, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जल पट्टी। जल पट्टी जो है जैसलमेर में स्थित है और इसे सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष माना जाता है। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में ये कहाँ से कहाँ तक है, हमने डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है कि पोखरण से लेकर मोहनगढ़ 60 किलोमीटर की ये जल पट्टी है जैसलमेर में। यहाँ सेवण या लिलोण घास होती है। सेवण घास के कई यूज हैं और यह गोडावण पक्षी की शरण स्थली है। गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। यहाँ चांदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। इसी पट्टी में स्थित है ये चांदन नलकूप। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसमें प्रश्न आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आकलवुड फॉसिल पार्क। यह पाया जाता है जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। इसका निर्माण काल समय जुरासिक काल, मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व का। नोट, विश्व में लकड़ी के जो प्राचीनतम जीवाश्म हैं वो आकलवुड फॉसिल पार्क से मिलते हैं। आकल जो है, इस पूरे पार्क का अगर हम नाम देखें तो आकल एक गांव का नाम है, वुड मतलब लकड़ी, फॉसिल मतलब जीवाश्म और पार्क मतलब उद्यान। अगला बिंदु है बाप बोल्डर क्ले। बोल्डर क्ले हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद होते हैं। ये स्थान है जोधपुर बाप में। समय परमो कार्बोनिफेरस 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व, अर्थात बच्चों 25 से 28 करोड़ वर्ष पहले जो अपना ये रेगिस्तानी भाग है, ये यहाँ रेगिस्तान नहीं था। यहाँ बाप बोल्डर क्ले मतलब जो हिमानी के द्वारा निक्षेपित किया जाता था अवसाद, वो मिला। तो वो अवशेष का मिलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पहले मरुस्थल ना होके हिमानी थी। अगला अपना है बिंदु नखलिस्तान या मरु उद्यान भी कहते हैं इसे। ओएसिस, मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। अगला बिंदु है धोरे। लहरदार जो भी बालू का स्तूप है वो धोरे कहलाते हैं। इससे अगला बिंदु है हमारे धरियन। लहरदार बालू का स्तूप धोरे हैं तो स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप जो है वो धरियन कहलाते हैं और धोरे व धरियन सबसे ज़्यादा जो है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पियूणा। पियूणा जो है ये सांप की प्रजाति है और इसका रंग पीला होता है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर में मिलता है। उसके बाद टर्सरी काल के अवशेष कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो है टर्सरी काल के अवशेष हैं और ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च, यह क्या है? इसका मतलब यह है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना या विस्तार। अभी जो मरुस्थल का विस्तार है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह अगर हम नक्शे में देखें तो हरियाणा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसकी दिशा है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। हरियाणा की तरफ इसका विस्तार हो रहा है, यह इम्पोर्टेंट बिंदु है। सर्वाधिक योगदान किसका है मरुस्थलीकरण या मरुस्थल के विस्तार या फैलाव में? तो बरखान का है, क्योंकि इसकी गति या स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। अगला नोट करने लायक बिंदु है जो अर्ग होता है वो रेतीला रेगिस्तान होता है, उसे इर्ग या अर्ग ERG अर्ग कहा जाता है। हमादा हमने पहले भी चर्चा की है, जो पथरीला है उसको
हमादा रेगिस्तान कहा जाता है, पथरीले रेगिस्तान को। और इन जब दोनों का मिश्रण मिलता है तो उसे रेग मरुस्थल कहा जाता है, अर्थात रेतीले और पथरीले का जब मिश्रण मिलता है उसे रेग मरुस्थल कहा जाता है। आगे जो हमने अभी तक चर्चा की, मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसे हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांटा था, लूणी बेसिन में, उसके बाद नागौर उच्च भूमि, उसके बाद अंतःप्रवाही शेखावटी का अंतर्प्रवाही क्षेत्र, फिर घग्गर बेसिन। इस प्रकार से हमने शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटकर हमने उसके बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद मरुस्थल से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा की। अब हम अपने अगला भौतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, वो है अरावली पर्वतमाला। इसका निर्माण काल जो है प्री कैम्ब्रियन है। अरावली पर्वतमाला जो है यूएसए की एप्लीशियन पर्वतमाला के समकालीन है। समकालीन का मतलब क्या है बच्चों? समान काल में बनी हुई, अर्थात जब यूएसए में एप्लीशियन पर्वतमाला बनी थी उसी समय अरावली पर्वतमाला का भी निर्माण हुआ था। इसका विस्तार अगर हम बात करें तो अरावली के विस्तार में कि कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में यह 550 किलोमीटर लंबी, और अर्थात 80% जो है ये अरावली राजस्थान में है, 550 किलोमीटर लंबी। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 930 किलोमीटर है, इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की विशेषता क्या है? अरावली प्राचीनतम वलित अवशिष्ट, अर्थात जब समय के हिसाब से बात करें तो यह प्राचीनतम वलित है। वलित इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, और अवशिष्ट वर्तमान में यह अवशिष्ट है। यह अपने पूरे उसी जो इसका स्वरूप था उसमें नहीं है, अब यह बचा कुचा ही भाग बचा है इसका थोड़ा, तो इसलिए यह अवशिष्ट है। अरावली की हम दिशा के बारे में बात करें तो अरावली जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैली है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गुजरात में पालनपुर है, उसमें खेड़ ब्रह्मा में गिरनार हिल्स है, वहाँ से यह स्टार्ट हो रही है, जो आगे रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। आबू सिरोही में इसकी पहाड़ियाँ ऊंचाई पर मिलती हैं, और आगे जाने पर आबू सिरोही में ये एक तरह से राजस्थान में कहें तो स्टार्टिंग पॉइंट राजस्थान में आबू सिरोही से है, और ये ख़त्म हो रही है खेतड़ी झुंझुनू में राजस्थान के अंदर। अरावली का अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जो उत्तरी अरावली है उसका विस्तार है जयपुर झुंझुनू में, और सर्वोच्च चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ पहाड़ी है। मध्य अरावली में अरावली का विस्तार जो है वो अजमेर में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है टाटगढ़। और दक्षिणी अरावली जो है वो सिरोही राजसमंद है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो बच्चों, हमने अरावली का एक संक्षिप्त अध्ययन किया है, और इसके बारे में और अधिक विस्तार में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जितना आपको पढ़ाया गया है उसका आप अच्छे से अध्ययन करें। बेस्ट ऑफ लक।